नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे मिशन शक्ति की। फ्रेंड्स, मेरा नाम है हर्षित द्विवेदी। तो अभी अभी हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने यह अनाउंस किया है कि इंडिया के पास एंटी सैटेलाइट वेपन्स आ गए हैं। एंटी सैटेलाइट वेपन्स का मतलब कि अब हमारे पास ऐसी मिसाइलें आ गई हैं जिनको दाग के हम स्पेस में उड़ते हुए सैटेलाइट्स को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। अब ये सवाल सबसे बड़ा है कि कितने ऊपर उड़ते हुए सैटेलाइट्स को हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। इस पे अभी हम थोड़ी देर में आते हैं। तो शुरू करने से पहले फ्रेंड्स, आपको मैं बताना चाहूंगा कि अगर आप मुझे फॉलो करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टाग्राम प्रोफाइल का लिंक नीचे दे रखा है। तो प्राइम मिनिस्टर जी ने कहा कि इन द जर्नी ऑफ एवरी नेशन देयर आर मोमेंट्स दैट ब्रिंग अटमोस्ट प्राइड एंड हैव अ हिस्टोरिक इम्पैक्ट ऑन द जनरेशंस टू कम। यानी यहाँ पे बोलना चाहते हैं कि हर देश के पास कुछ ऐसे मोमेंट्स आते हैं जिस पे हम बहुत गर्व करते हैं, और आज जब हमने इस एंटी सैटेलाइट मिसाइल को सक्सेसफुली टेस्ट किया है, हमारे लिए वही गर्व का दिन है और हमारा मिशन शक्ति सक्सेसफुल हो गया है। उनका कहना है, हमारे प्रधानमंत्री जी का और जो हमारे साइंटिस्ट का, कि मिशन शक्ति सक्सेसफुल होना एक बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि इस मिशन को बहुत ही ज़्यादा हाई स्पीड पे सक्सेसफुल कराया गया है, बहुत ही रिमार्केबल प्रिसीशन के साथ सक्सेसफुल कराया गया है। देखिए क्या होता है फ्रेंड्स, जो सैटेलाइट हमारे अर्थ के सरफेस से ऊपर ऑर्बिट करती है ना, ठीक है, उसकी स्पीड अलग अलग होती है। जैसे फॉर एग्जांपल अभी हमने जिस सैटेलाइट को डिस्ट्रॉय किया है वो लगभग 277 किलोमीटर थी हमारे अर्थ सरफेस से। अब इस बात पे थोड़ा बहुत आप कह सकते हो कि कंफ्यूजन है, क्योंकि अभी भी कंफर्म रिपोर्ट्स बाहर नहीं आई हैं कि किस सैटेलाइट को डिस्ट्रॉय किया गया था और उसकी स्पीड क्या थी। स्पीड 6 से 7 किलोमीटर प्रति सेकंड बताई जा रही है। तो मिशन शक्ति को स्पेशल क्यों माना गया है? स्पेशल इसलिए माना गया कि पहली बात, एफर्ट इंडिजीनियस है, हमने इसके लिए टेक्नोलॉजी बाहर से नहीं मंगाई। दूसरी, इंडिया ऐसी चौथी कंट्री है जिसके पास ऐसी कैपेबिलिटी आई है। इससे पहले जो कंट्रीज थी, आप यूएसए, रशिया तो आसानी से गेस कर सकते हैं, तीसरी थी चाइना। मिशन शक्ति के बाद हम लोग सब कुछ देखेंगे फ्रेंड्स। सबसे पहले हम देखते हैं कि एंटी सैटेलाइट वेपन्स होते क्या है। देखिए, एंटी सैटेलाइट वेपन्स स्पेस वेपन्स है। आपको पता है, सैटेलाइट्स को इनकैपेसिटेट कर सके, यानी कि उनको काम करने लायक ना छोड़ें या पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दें। स्ट्रेटेजिक मिलिट्री पर्पसेस के लिए इसे इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। अब ये स्ट्रेटेजिक मिलिट्री पर्पसेस आपके वॉर के टाइम पे दूसरे कंट्रीज की सैटेलाइट्स को डिस्ट्रॉय करना भी हो सकता है, ये स्ट्रेटेजिक पर्पस। दूसरा स्ट्रेटेजिक पर्पस ये भी हो सकता है कि अगर हमारी कोई मिसाइल खराब हो गई है और वो जगह घेर रही है ऊपर स्पेस में, क्योंकि स्पेस भी अब लिमिटेड हो गया है जिस हिसाब से स्पेस टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, तो उस केस में हमें जगह की जरूरत है, तो हम सैटेलाइट्स को डिस्ट्रॉय कर देते हैं कि भैया हटाओ इसको, बेकार है, ठीक है। तो यहां पे ये जो ए सैट सिस्टम है, इसको अभी तक, यानी जो एंटी सैटेलाइट वेपन सिस्टम है, इसको अभी तक किसी जंग में, वॉर में इस्तेमाल नहीं किया गया है। किन किन कंट्रीज के पास ये कैपेबिलिटी है? यूएसए के पास, रशिया के पास। यूएसए रशिया के पास तो बहुत पहले से ये कैपेबिलिटी फ्रेंड्स। आपको मैं बताऊंगा, रोनाल्ड रीगन जो कि प्रेसिडेंट थे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में, उन्होंने 1983 में एक स्ट्रेटेजिक डिफेंस इनिशिएटिव साइन किया था। उस स्ट्रेटेजिक डिफेंस इनिशिएटिव में साफ साफ लिखा था कि यूएसए एंटी स्पेस सैटेलाइट कैपेबिलिटीज को डेवलप करेगा। इस बात से मिखाइल गोर्बाचेव, जो उस समय पे रशिया की कम्युनिस्ट पार्टी के लीडर थे, वो बहुत परेशान हो गए थे, तो वो भी अपने सिस्टम्स को डेवलप करने लगे। लेकिन फाइनली एक आईएनएफ ट्रीटी हुई 1987 में मिखाइल गोर्बाचेव और रोनाल्ड रीगन के बीच में, जिससे थोड़ी बहुत चीजें शांत हुई, और उसी आईएनएफ ट्रीटी को अभी अभी ट्रंप ने विड्रॉ कर लिया, रशिया ने भी उससे विड्रॉ कर लिया। ये आईएनएफ ट्रीटी मैं पहले कवर कर चुका हूं। स्ट्रेटेजिक डिफेंस इनिशिएटिव को मैंने मिखाइल गोर्बाचेव की बायोग्राफी में बताया था। तो ये जो जितना भी बैकग्राउंड में कुछ हो रहा था ना फ्रेंड्स, इन सब में कहीं ना कहीं पे एंटी स्पेस वेपन्स की बात हुई थी, चाहे डायरेक्टली हुई हो चाहे इनडायरेक्टली हुई हो। और यूएस रशिया बहुत पहले से एंटी स्पेस कैपेबिलिटीज में इंटरेस्टेड रहा है। अब थोड़ा बहुत गैप आ गया बीच में, सरकारें बदल गई तो उनका मूड हट गया, वो एक अलग बात थी। लेकिन हाँ, यूएस और रशिया बहुत पहले से इस एंटी स्पेस कैपेबिलिटीज में अपने आप को उसने इन्वॉल्व रखा है। चाइना थोड़ा सा नया है और अब इंडिया भी इसमें आ गया है। अभी जो हम लोगों ने सैटेलाइट को डिस्ट्रॉय किया जा रहा है, कहा जा रहा है कि वो एक डीकमीशन इंडियन सैटेलाइट थी जिसका नाम था माइक्रोसैट आर। ये एक डिफेंस सैटेलाइट थी, अभी जल्दी हाल ही में इसको लॉन्च किया गया था, पर ये खराब हो गई थी, ऐसा रिपोर्ट्स है, कंफर्मेशन अभी इसकी नहीं है। और ये माइक्रोसैट आर जो सैटेलाइट थी, कहा जा रहा था कि 277 किलोमीटर के एल्टीट्यूड पे थी, ऐसा बोला जा रहा है। इस एंटी सैटेलाइट वेपन को 11:16 पे सुबह लॉन्च किया गया और 3 मिनट में इसने माइक्रोसैट आर को डिस्ट्रॉय कर दिया।
तो ये जो मिशन शक्ति था जिसको हम सक्सेसफुल बता रहे हैं, इसको किसने लीड किया था? डिफेंस रिसर्च और डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने। लेकिन इस टेस्ट के बाद काफ़ी तरखाट समझ गया है हमारे। क्या हुआ कि हमारे प्राइम मिनिस्टर जी ने इसको अनाउंस किया। अनाउंस करने के बाद बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज के लीडर्स ने अपने स्टेटमेंट दिए। लीडर्स के नाम लेने की जरूरत नहीं है, सबका ये बोलना है कि भाई 15 दिन बाद इलेक्शन है, 10 मार्च को पहला इलेक्शन हो रहा है, आप इस समय पे इस चीज को अनाउंस करके क्या वोट जीतने की कोशिश कर रहे हैं? वेस्ट बंगाल की चीफ मिनिस्टर ने बोला ये साफ साफ मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का ग्रॉस वायलेशन है। ज्यादातर पॉलिटिकल पार्टीज ने डीआरडीओ को बधाई दी है इस चीज के लिए, लेकिन उनका यह कहना है कि ये जो अचीवमेंट है ना, ये डीआरडीओ और हमारे साइंटिस्ट की अचीवमेंट है, इस पे रूलिंग पार्टी को चेस्ट थंपिंग नहीं करनी चाहिए और मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के दौरान ये नहीं होना चाहिए। वहीं पे हमारे फाइनेंस मिनिस्टर का ये कहना है कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की वजह से हम अपने देश के डेवलपमेंट के कामों को नहीं रोक सकते। तो बिल्कुल सही बात है फ्रेंड्स, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के चलते हमारा देश डेवलप करना बंद कर दे, ये तो किसी भी तरीके से सही नहीं है। तो देखिए, इस तरीके की चीजें होती रहनी चाहिए, बट जो रूलिंग पार्टी है उसको अपनी चेस्ट थंपिंग नहीं करनी चाहिए, सबको बढ़ चढ़ के नहीं बताना चाहिए कि हमने ऐसा किया है, ठीक है ना। तो इस पे एक डिबेट चलेगी, जो होगा वो नहीं होगा, लेकिन हाँ, इस पे आप से अगर एक राय पूछी जाए तो आपकी राय, मेरे हिसाब से जो मेरी राय ये होनी चाहिए कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के चलते इंडिया की डेवलपमेंट को नहीं रोका जा सकता। यहाँ पे क्रेडिट पूरी तरीके से डीआरडीओ को देना चाहिए और रूलिंग गवर्नमेंट को किसी भी तरीके से अपने ऊपर ये क्रेडिट नहीं लेना चाहिए, क्योंकि इलेक्शंस चालू हैं, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट चल रहा है। नॉर्मल कोर्स में तो रूलिंग पार्टीज क्रेडिट लेती हैं, पर इस समय बिल्कुल नहीं। अब पहले की कुछ कैपेबिलिटीज देख लेते हैं। 3 कंट्रीज के पास कैपेबिलिटी है इंडिया के अलावा, रशिया, रशिया, यूएसए और चाइना। अब देखिए फ्रेंड्स, रशिया की अगर हम बात करें तो रशिया ने एक एंटी सैटेलाइट मिसाइल का सक्सेसफुल फ्लाइट टेस्ट किया था जिसका नाम था पीएल न्यूडॉल, इस मिसाइल का नाम था। यह 18 नवंबर 2015 को किया था, ठीक है। फिर ये टेस्ट सक्सेसफुल रहा था। फिर उन्होंने न्यूडॉल को दूसरी बार टेस्ट किया मई 2016 में। कहां से किया ये भी लिखा हुआ है फ्रेंड्स। और फिर कुछ और लॉन्चेस किए गए दिसंबर 2016 में। फिर एक इसी तरीके की स्पेशल मिसाइल मिग 31 जो कि रशिया का था, उस पर देखी गई थी सितंबर 2018 में। फिर अगर आप यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की बात करेंगे फ्रेंड्स, तो यूएसए ने लास्ट टेस्ट मिसाइल एंटी स्पेस कैपेबिलिटीज को टेस्ट करने के लिए लास्ट टेस्ट किया था 1985 में फ्रेंड्स, ठीक है। अब उस समय पे हुआ क्या था, किस सैटेलाइट के अगेंस्ट में यूएसए ने टेस्ट किया था? यूएसए 193 करके एक अमेरिकन रिकॉनेसेंस सैटेलाइट है। रिकॉनेसेंस फ्रेंड्स अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट होती है, डिफेंस सैटेलाइट्स होती हैं जो मिलिट्री पर्पसेस के लिए ज्यादातर इस्तेमाल की। रिकॉनेसेंस मतलब स्पाई वगैरह के कामों में इस्तेमाल करने वाली, ठीक है, सर्विलेंस के कामों में यूज होने वाली। तो ये 14 दिसंबर 2016 को लॉन्च हुई। सैटेलाइट बाद में फेल हो गई 1 मंथ के बाद, और बाद में जनवरी 2008 में पता चला कि ये सैटेलाइट डीके हो रही है ऑर्बिट से। डीके मतलब कि धीरे 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 इसकी एलिवेशन चल रही, कम हो रही है, और एक टाइम पे ऐसा आएगा कि इसकी एलिवेशन इतनी कम हो जाएगी कि सीधे धरती पे आके क्रैश हो जाएगी। अब धरती पे आके क्रैश हो जाएगी, इस बात से अमेरिकन गवर्नमेंट बहुत परेशान थी। गवर्नमेंट का करना था कि इसमें 450 केजी टॉक्सिक हाइड्रोजन फ्यूल है, तो अगर री एंट्री के टाइम पे अगर ये फ्यूल का टैंक नहीं फटा और किसी वजह से अगर ये धरती तक पहुंच गया तो धरती पे जान माल का बहुत नुकसान कर सकता है। इसीलिए यूएसए ने बोला कि 21 फरवरी 2008 को एक SM-3 मिसाइल फायर करके हमने इस यूएसए 193 सैटेलाइट को डिस्ट्रॉय कर दिया अर्थ की सरफेस से 247 किलोमीटर ऊपर पैसिफिक ओशन से, ठीक है। तो यूएसए ने इसको 247 किलोमीटर की ऊंचाई पे डिस्ट्रॉय किया। हालांकि बाद में बहुत सारी रिपोर्ट्स आई कि ये 450 केजी की टॉक्सा हाइड्रोजन री एंट्री पे फट जाता, नीचे आता तो लोगों को उतना नुकसान नहीं पहुंचाता, तब तक इसका इफेक्ट बहुत कम हो जाता। इस तरीके की बहुत सारी बातें कही गई, क्योंकि लगभग $100 मिलियन का इन्वेस्टमेंट खर्चा हो गया था यूएसए का इस सैटेलाइट को डिस्ट्रॉय करने में। लेकिन यूएसए पे बहुत ज्यादा उंगलियां नहीं उठी। उंगलियां किस पे उठी? चाइना पे उठी। चाइना ने क्या किया फ्रेंड्स, 11 जनवरी 2007 को एक एंटी सैटेलाइट मिसाइल टेस्ट किया। एक चाइनीज वेदर सैटेलाइट थी, F1C पोलर सैटेलाइट ऑर्बिट में घूम रही थी, फेंगयुन सीरीज की वो सैटेलाइट थी। वो 865 किलोमीटर की ऊंचाई पे थी, उसका जो वजन था वो था 750 किलो। उसको एक काइनेटिक किल व्हीकल से तोड़ा गया, और वो किल व्हीकल जैसे कि अगर सैटेलाइट जिस ऑर्बिट में जा रही है तो उस सैटेलाइट के ऑर्बिट में जो सैटेलाइट की जो डायरेक्शन है ना, उसके अगेंस्ट में एक किल व्हीकल, एक काइनेटिक किल व्हीकल ने आके सीधे हेड ऑन कॉलिजन किया उस सैटेलाइट के साथ,
और उसको डिस्ट्रॉय कर दिया। और ये हेड ऑन कोलिजन हुआ 8 किलोमीटर प्रति सेकंड की स्पीड पे। आप समझ सकते हैं 8 किलोमीटर प्रति सेकंड कितनी जबरदस्त स्पीड है फ्रेंड्स, ठीक है। तो जब ये इवेंट हुआ ना फ्रेंड्स, तो हुआ ये कि ये जो काइनेटिक किल व्हीकल्स के थ्रू जो सैटेलाइट्स तोड़े जाते हैं ना, उसके चलते बहुत जबरदस्त स्पेस डेब्रिस बनता है, और वो स्पेस डेब्रिस बहुत सालों तक इन्वायरमेंट में रहता है, फ्यूचर स्पेस एक्टिविटी को अफेक्ट कर सकता है। क्योंकि देखिए वो जो स्पेस डेब्रिस है वो भी ऑर्बिट में घूमने लगेगा। अब ऑर्बिट में घूमने लगेगा, अगर उस ऑर्बिट में किसी और कंट्री की वेबसाइट वो सैटेलाइट चल रही है तो वो उसके साथ आपका इंगेज कर सकता है। क्योंकि कहा गया है कि जब ये सैटेलाइट फटा ना चाइना वाला, तो लगभग 1.5 लाख पीसेस फैल गए। उस 1.5 लाख पीसेस में बहुत सारे पीसेस को कैटलॉग किया गया, लगभग 3000 पीसेस को कैटलॉग किया गया, कुछ पीसेस डीके कर गए, 2600 पीसेस को तो सीधे सीधे डिटेक्ट किया गया कि ये पीसेस आपके जो चाइना की सैटेलाइट को डिस्ट्रॉय किया गया था उसके हैं। और हद तो तब हो गई जब 2011 में इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, जो 400 किलोमीटर की ऊंचाई पे उड़ता है हमारे पृथ्वी की सरफेस से, 90 मिनट लेता है पूरे अर्थ को ऑर्बिट करने में, उससे 6 किलोमीटर दूर से एक टुकड़ा गुजरा, और ये टुकड़ा वही टुकड़ा था जो चाइनीज सैटेलाइट डिस्ट्रॉय हुआ था उससे निकला था। तो चाइनीज सैटेलाइट डिस्ट्रॉय हुए से एक टुकड़ा निकला था, वो टुकड़ा इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से 6 किलोमीटर दूर से गुजरा। तो सबको बहुत डर लग गया कि भाई ये स्पेस पॉल्यूशन तो बहुत खतरनाक है, क्योंकि आगे भी तो हमको स्पेस में एक्टिविटीज करनी है। तो इस तरीके से अगर डेब्रिस फैलेगा तो बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। चाइना को बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज किया गया था उस टाइम पे, ठीक है, बहुत जबरदस्त क्रिटिसाइजमेंट हुआ चाइना को। चाइना बहुत हद तक पूरी दुनिया के नेशंस को पैसिफाई करता रहा कि हम किसी के खिलाफ कोई वॉर करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, वो तो हमारी सैटेलाइट खत्म हो गई थी, काम की नहीं रही थी, तो हमने उसको डिस्ट्रॉय कर दिया। पर उसका साइड इफेक्ट बहुत जबरदस्त हुआ। इंडिया का ये जो टेस्ट हुआ है ये फ्रेंड्स 270 लगभग 300 किलोमीटर की ऊंचाई पे हुआ है। तो हमारे जी माधवन नायर जो हमारे इसरो के फॉर्मर चेयरमैन हैं, इनका बोलना है कि 300 किलोमीटर की ऊंचाई पे जो हमने अपना सैटेलाइट डिस्ट्रॉय किया है ना, इससे उतना डेब्रिस नहीं फैलेगा। क्योंकि 300 किलोमीटर की ऊंचाई बहुत कम होती है फ्रेंड्स, और ऑब्वियस सी बात है वो जो डेब्रिस धीरे धीरे ऑर्बिटल डीके होके आके कभी ना कभी धरती पे गिर जाएगा, या फिर जल जाएगा, या फिर डीके हो जाएगा, ठीक है। तो ये बात हो रही है। तो ये कहा गया है कि भाई साहब ये जो इंडिया ने जो आपका सैटेलाइट डिस्ट्रॉय किया, इससे पहली बात तो कोई स्पेस पॉल्यूशन होगा नहीं, ठीक है। इससे अपने आप को इंडिया ने, ठीक है, अपने आप को कह सकते हो कि आप एक तरीके से अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को वॉश ऑफ किया है, ताकि इंडिया वालों को डर था ना कि चाइना का जैसे क्रिटिसाइज किया गया हमें भी क्रिटिसाइज किया जाएगा। फिर अगर इंडिया की एंटी स्पेस कैपेबिलिटीज के बारे में आप बात करेंगे तो 2012 में ही डॉक्टर अब्दुल कलाम आइलैंड, जिसको व्हीलर आइलैंड बोलते हैं, उससे अग्नि 5 का मिसाइल टेस्ट हुआ था। 5000 किलोमीटर लंबी रेंज थी इस मिसाइल की। आपको याद होगा उस समय पे काफी न्यूज में आया था फ्रेंड्स। और उस समय पे जो डीआरडीओ के चीफ थे वीके सारस्वत, इन्होंने बोला था कि इस मिसाइल का प्रयोग सैटेलाइट को गिराने में भी किया जा सकता है। यानी हल्की फुल्की एंटी स्पेस टेक्नोलॉजी इंडिया के पास 2012 में भी थी, और बीच बीच में बहुत से साइंटिस्ट ने रिपोर्ट दी है कि इंडिया एंटी स्पेस सैटेलाइट टेक्नोलॉजी को बना रहा है। बट बात यह है फ्रेंड्स, यहाँ पे इंडिया ने 300 किलोमीटर ऊंची, प्रिसाइजली देखा जाए, कहा जा रहा रिपोर्ट्स के अनुसार देखें तो 277 किलोमीटर की ऊंचाई पे उड़ने वाली सैटेलाइट को तोड़ा है। और चाइना ने जिस सैटेलाइट को तोड़ा था वो किस हाइट पे उड़ रही थी? वो उड़ रही थी 865 किलोमीटर की हाइट पे। तो इंडिया ने 300 किलोमीटर की हाइट पे उड़ने वाली सैटेलाइट्स को तो तोड़ दिया, जिसको लो अर्थ ऑर्बिट बोलते हैं। पर 865 किलोमीटर और 300 किलोमीटर में फर्क होता है। तो क्या इंडिया के पास ऐसी टेक्नोलॉजी है कि वो 865 किलोमीटर ऊंची उड़ने वाली सैटेलाइट्स को किल व्हीकल के थ्रू तोड़ सके? इस बात पे अभी कोई कंफर्मेशन नहीं आया है। इंडिया लो अर्थ ऑर्बिट्स को जरूर डिस्ट्रॉय कर सकता है, ये टेक्नोलॉजी इंडिया के पास आ गई है। उससे जैसे जैसे आप ऊपर जाते जाएंगे वैसे वैसे बैलिस्टिक मिसाइल्स को इतनी हाइट पे भेजना थोड़ा सा मुश्किल होता है। उसके साथ उसके लिए ज्यादा टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस की जरूरत है, बहुत सी चीजों की जरूरत है फ्रेंड्स। तो वो तो समय ही बताएगा कि इंडिया के पास वो टेक्नोलॉजी है कि नहीं है। अगर यहाँ पे हम लिमिटेशंस देख लें इस एंटी सैटेलाइट टेक्नोलॉजी की, तो देखिए इससे बहुत ज़्यादा डरने की अभी फिलहाल के लिए ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब इस लेवल की जंग आएगी तो फिर सब कुछ ही तबाह हो जाएगा। लेकिन हाँ, जो कम्युनिकेशन सैटेलाइट की बात होती है फ्रेंड्स, तो ग्लोबल पोजिशनिंग जीपीएस सिस्टम जिससे आपकी ओला उबर चलती हैं, ठीक है, आप मैप्स चलाते हो गूगल मैप्स, ये सब किससे चल रहा है? जीपीएस से चल रहा है। तो जो जीपीएस सिस्टम है और जो हमारी कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स हैं जिससे हमारे फ़ोन वगैरह काम करते हैं, ये भाई हमारी अर्थ की सरफेस से 20,000 किलोमीटर से 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पे उड़ती हैं।
तो अभी तक ऐसी कोई मिसाइल टेक्नोलॉजी नहीं बनी है जो 20,000 किलोमीटर से 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर उड़ने वाली सैटेलाइट को तोड़ सके। तो अभी ऐसी कोई भी मिसाइल नहीं बनी है। तो ऑब्वियस सी बात है, अभी जो भी एंटी स्पेस वेपन्स बने हैं वो लो अर्थ ऑर्बिट या 800-900 किलोमीटर की ऊंचाई तक की जो सैटेलाइट्स है उनको तोड़ने की टेक्नोलॉजी है। 20,000 किलोमीटर से 36,000 किलोमीटर तक की सैटेलाइट्स को नहीं तोड़ा जा सकता, ठीक है। उसके बाद और खासकर इन 20,000 से 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर उड़ने वाले सैटेलाइट्स को सॉलिड फ्यूल्ड इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल से तो नहीं तोड़ सकते, लिक्विड फ्यूल्ड स्पेस लॉन्च व्हीकल से अगर आप इनको तोड़ने जाओगे तो बहुत टाइम लगेगा इसको लॉन्च करने में, और ग्राउंड पे ही उस मिसाइल को खत्म किया जा सकता है। इस तरीके की बातें हो रही हैं। अब देखिए, जब स्पेस वॉर की बात आ रही है, ठीक है, यूएसए ने साफ साफ कह दिया है कि हम एंटी स्पेस सैटेलाइट कैपेबिलिटीज को डेवलप करेंगे। रशिया भी करने पे आई गया है, चाइना भी करने पे आई गया है। तो देखिए, टेक्नोलॉजी एक ऐसी चीज है जो इस चीज को पॉसिबल बना सकती है। खुदा ना खास्ता कभी फ्यूचर में ऐसा हो कि हमारा अर्थ इतने ज़्यादा डेंजर में आ जाए, ठीक है। तो पर फिलहाल के लिए अभी तक ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं है। तो ये था पूरा एनालिसिस फ्रेंड्स एंटी सैटेलाइट सिस्टम्स के बारे में। इंडिया के लिए सच में ये बहुत बड़ी बात है। पूरा ये अंदाजा है कि भाई मेंस में ये क्वेश्चन आपके सामने आ सकता है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, हैव अ ग्रेट डे, गुड बाय। पसंद आया हो तो वीडियो को जरूर सब्सक्राइब कर देना, जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। सो गुड बाय फ्रेंड्स, हैव अ ग्रेट डे।